नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात करेंगे वस्तुनिष्ठ हिंदी, जो पुस्तक पुनीत कुमार राय जी की है। साथियों, इस पुस्तक से हम जो संपूर्ण प्रश्नमाला शुरू किए हैं, वो जो भी इसके तथ्यात्मक बिंदु हैं इस पुस्तक से, उन सब पर हम बात करेंगे। और अभी हम चर्चा कर रहे हैं साथियों काव्यशास्त्र पर, और काव्यशास्त्र का ये भाग तीसरा है और कुल मिलाकर इस पुस्तक का विभाग तीसरा ही है। तो चलिएगा साथियों, हम शुरू करेंगे आज का हमारा सेशन। आज की हमारी प्रश्नोत्तरी देखते हैं। तो साथियों, आज की प्रश्नोत्तरी में पहला प्रश्न हमारा कौन सा है वो देखेंगे। तो साथियों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, किस आचार्य ने श्लेष और समता, प्रसाद, माधुर्य, सुकुमारता, अर्थव्यक्ति, उदारता, ओज, कांति और समाधि को किस वैदर्भी रीति या मार्ग का गुण माना है? इन गुणों का अभाव रहता है। अनुप्रास एवं अर्था अलंकार आडंबर को उन्होंने गौड़ीय मार्ग की विशेषता माना है। उसे पौरस्त्य काव्य पद्धति के नाम से भी अभिहित किया है। तो किस आचार्य की बात की जा रही है कि किस आचार्य ने श्लेष, है ना, प्रसाद, समता, माधुर्य, सुकुमारता, अभिव्यक्ति, उदारता, ओज, कांति और समाधि को किस वैदर्भी रीति या मार्ग का गुण माना है? देखिए, याद रखना है, समाधि को वैदर्भी रीति या मार्ग का गुण माना है तो वो किसने? दंडी ने। किस आचार्य की बात हो रही है? तो आचार्य दंडी की बात हो रही है। ठीक है, याद रखना है। और उसके बाद है, इन गुणों का अभाव रहता है। ठीक है, अनुप्रासम अर्थालंकार डंबर को उन्होंने गौड़ीय मार्ग की विशेषता माना है। अगला प्रश्न देखिए, आचार्य बामन ने रीत की संख्या कितनी मानी है? तो आचार्य बामन ने रीत की संख्याएं कितनी मानी है? 3 मानी है। कितनी मानी है? 3। ठीक है, 3 रीत मानी है। और 3 रीत में कौन कौन सी है? तो देखिए, पहली तो उन्होंने मानी है वैदर्भी। दूसरी कौन सी मानी है? गौड़। और तीसरी कौन सी मानी है? उन्होंने मानी है पांचाली। तो कुल मिला के 3 रीति उन्होंने मानी है। अगला है, बामन के अनुसार अर्थ गुणों के कारण ही रीति उत्कृष्ट होती है। रीति त्रय में उन्होंने किस रीति को उत्तम रीति माना है? माने रीति त्रय में उन्होंने सबसे उत्तम रीति कौन सी मानी है? तो साथियों, उत्तम रीति उन्होंने वैदर्भी मानी है। कौन सी मानी है? वैदर्भी। ये 3 रीति उन्होंने जो बताई हैं उनमें ये वैदर्भी को उन्होंने श्रेष्ठ माना है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला है हमारा प्रश्न है, नोट करके देखिए, बामन के अनुसार वैदर्भी उत्तम रीति है। गौड़ी में वैदर्भी के समग्र गुण रहते हैं। ठीक है, उसमें माधुर्य एवं सौकुमार्य का अभाव रहता है। ठीक है, गौड़ी में समास बाहुल्य है। गौड़ी कैसी है? समास बाहुल्य है। एवं उज्ज्वल पदत्व का सन्निवेश होता है। किसमें? गौड़ी रीत में। समास बाहुल्य रीत कभी पूछा जाए तो गौड़ी रीत है। और पांचाली में माधुर्य और सौकुमार के गुण होते हैं। पांचाली रीत में माधुर्य और सौकुमार के गुण होते हैं। इसमें ओज और कांति का अभाव रहता है। किस रीत में? पांचाली में। ठीक है, याद करिएगा, ये इम्पोर्टेंट है, इसमें कई प्रश्न बन सकते हैं। रीति के भौगोलिक महत्व को हटाकर उनका संबंध रस के साथ स्थापित कर तथा विषय वेद या वर्ण के औचित्य के आधार पर रीतियों का नियोजन करने वाले आचार्य हैं। बताइए, रीतियों का नियोजन करने वाले आचार्य हैं? तो साथियों, आचार्य हैं रुद्रट। आचार्य रुद्रट। ठीक है, और देखिए, किस चतुर्थ रीति की उद्भावना कर रीति की संख्या 4 वैदर्भी, ये वैदर्भी, गौड़ीय, पांचाली और लाटीय करने वाले आचार्य हैं? तो मतलब इनके अलावा एक लाटीय और जो रीति है उसको मानने वाले आचार्य रुद्रट हैं। आचार्य कौन है? रुद्रट। ठीक है, या कहा जाए तो ये तो 3 रीत हैं ही, उसके अलावा जो लाटी रीत है उसको मानने वाले आचार्य कौन है? तो आचार्य रुद्रट ही हैं। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न।
अगला है, रुद्रट ने रीति का स्वरूप निर्धारण गुण के आधार पर न कर किस आधार पर किया है? बताइए। तो पदों की समस्तता एवं असमस्तता के आधार पर। रुद्रट ने रीति का स्वरूप निर्धारण गुण के आधार पर न करके किस आधार पर किया है? तो पदों की समस्तता व असमस्तता के आधार पर। ठीक है, असमस्तता के आधार पर। ठीक है, उन्होंने क्या किया है? स्वरूप का निर्धारण। अगला देखिए, रसानुकूलता की दृष्टि से रुद्रट के प्रयाण करुण, भयानक और अद्भुत रसों में किस किस रीति का तथा रौद्र रस में किस किस रीति का प्रयोग होता है? श्रृंगार रस में किस रीति का प्रयोग होता है? देखिए, प्रयाण करुण और भयानक तथा अद्भुत रस में किस रीति का है, रौद्र रस में किस रीति का है तथा श्रृंगार रस में किस रीति का है? तो देखिए, समझिए, अगर हम यहाँ देखते हैं तो याद रखिएगा, इसमें प्रयाण करुण भयानक और अद्भुत रस में किसका है? वैदर्भी। अगर हम बात करें प्रयाण करुण भयानक और अद्भुत रस, ठीक है, इनमें है आपका वैदर्भी। ठीक है, और आपका जो रौद्र रस है, ठीक है, कौन सा? रौद्र रस में लाटी एवं गौड़ी रीत का प्रयोग है। रौद्र रस में लाटी एवं गौड़ी रीति का प्रयोग है। गौड़ी, ठीक है, गौड़ी रीति का प्रयोग है। अब बात आती है श्रृंगार रस में। ठीक है, तो श्रृंगार रस में याद रखिएगा आपका वैदर्भी या पांचाली रीत का है। वैदर्भी या आपका पांचाली रीत का, ठीक है, प्रयोग है, याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न है, किस आचार्य ने रीति को संघटना की संज्ञा प्रदान करते हुए उसे रस ध्वनि काव्य के आत्मभूत तत्वों का उपकारक स्वीकार किया है? किस आचार्य ने रीति को संघटना की संज्ञा प्रदान की है? तो किसने की है? रीति को संघटना की संज्ञा प्रदान किसने की है, किस आचार्य ने की है, वो आपको बतानी है। तो वो है आनंदवर्धन, आचार्य आनंदवर्धन। ठीक है, आचार्य आनंदवर्धन। अगला देखिए, किस आचार्य ने रीति को रस का उपकारक मानकर उसके चार नियामक, किस आचार्य ने रीति को उसका उपकारक मानकर उसके चार नियामक वक्त्रौचित्य, वाच्यौचित्य, विषयोचित्य और रसौचित्य माने हैं? किस आचार्य ने? तो साथियों याद रखिएगा, किस आचार्य ने माने हैं? तो आनंदवर्धन ने माने हैं, आचार्य आनंदवर्धन। ठीक है, आचार्य आनंदवर्धन, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, आनंदवर्धन रीति या संघटना के स्वरूप का आधार किसे माना है? आनंदवर्धन ने रीति या संघटना के स्वरूप का आधार किसे माना है? बताइए। तो किसे माना है? समास को माना है। किसे माना है? समास को। ठीक है, अगला देखिए, आनंदवर्धन के अनुसार रीति के चार नियामक हैं, कौन कौन से हैं? तो अभी आपको बताए थे, कौन सा? वक्त्रौचित्य, ठीक है। दूसरा वाच्यौचित्य, तीसरा वाच्यौचित्य के बाद तीसरा कौन सा है? विषयोचित्य। चौथा क्या बताया था? रसौचित्य। ठीक है, ये आपके क्या माने हैं? उन्होंने रीति के चार नियामक। अगला देखिए, आवंतिका एवं मागधी नामक दो नवीन रीतियों की उद्भावना किस आचार्य ने की है? आवंतिका और मागधी नामक दो रीतियों की उद्भावना किस आचार्य ने की है? तो आवंतिका माने और मागधी माने भोज ने की है। किसने की है?
भोज ने। भोज ने कितनी रीतियों का निरूपण किया है? तो भोज ने कितनी रीतियों का निरूपण किया है साथियों? तो याद रखिएगा, यहाँ लिख लेते हैं, भोज ने कितनी रीतियों का निरूपण किया है। तो ये है भोज, ठीक है। तो देखिए, भोज ने जो रीति बताई हैं वो एक है वैदर्भी, वैदर्भी रीति बताई है। इन्होंने गौड़ीय रीति बताई है, गौड़ीय रीति बताई है। इन्होंने पांचाली रीति भी बताई है, पांचाली। इन्होंने लाटीय रीति भी बताई है, ठीक है। इसके अलावा आवंतिका, दो और बताई इन्होंने, एक आवंतिका भी बताए थे आपको, आवंतिका, और दूसरी मागधी। कुल मिला के इन्होंने कितनी रीति बता दी? अब 4 तो थी, 6 रीति हो गई। कितनी? 6। भोज के रीति वर्गीकरण का आधार क्या है? तो भोज के रीति वर्गीकरण का आधार 2 चीज़ें हैं, एक तो गुण और दूसरा समास, गुण और समास, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। अगला देखिए, अगला देखिए प्रश्न है, किसने उद्भट की वृत्तियाँ और वामन की रीतियों में एक रूपता स्थापित कर इप्त नागरिका, परुषा और कोमला, ये यहाँ पे हो जाएगा, उपनागरिका नहीं, ये उपनागरिका हो गए, उपनागरिका, परुषा, कोमला वृत्ति का उल्लेख किया और बताया है कि वामनादि, वैदर्भी, गौड़ीय एवं पांचाली कहा है, ठीक है। वामनादि ने, वामनादि माने वामन और आदि ने, ठीक है, वैदर्भी, गौड़ीय एवं पांचाली कहा है। तो आपको यह बताना है किसने उद्भट की वृत्तियों को, तो मम्मट। किसने? मम्मट ने। मम्मट ने उद्भट की वृत्तियों को वामन की रीतियों में एवं एक रूपता स्थापित की है, ठीक है। वृत्तियों, उद्भट की वृत्तियों एवं वामन की रीतियों में, उद्भट की जो वृत्तियां हैं और वामन की रीतियां हैं उनमें एक रूपता स्थापित की है। मम्मट ने वृत्ति का स्वरूप विधायक किसे माना है? मम्मट ने वृत्ति का स्वरूप विधायक किसे माना है? तो वर्णगुम्फ को, वर्णगुम्फ को माना है, ठीक है। विश्वनाथ ने रीतियों की संख्या कितनी मानी है? विश्वनाथ ने रीतियों की संख्या कितनी मानी है? तो 4 मानी है, 4। कौन कौन सी मानी है? देखिए, 4 मानी है, कौन कौन सी? पहली आपकी हो जाएगी वैदर्भी, दूसरी गौणीय, तीसरी आपकी पांचाली, एक और मानी है लाटीय, 4 हो गई। विश्वनाथ ने रीतियों का विभाजन किस आधार पर किया है? तो इन्होंने वर्ण गुम्फन के आधार पर किया है, वर्ण गुम्फन के आधार पर, वर्ण गुम्फन के आधार पर इन्होंने विभाजन किया है। अगला देखिए, माधुर्य गुण व्यंजक ललित रचना को, माधुर्य गुण व्यंजक ललित रचना को कौन सी रीति कहते हैं? माधुर्य गुण व्यंजक ललित रचना को कौन सी रीति कहते हैं? तो साथियों, वैदर्भी रीति कहते हैं, वैदर्भी रीति। अगला देखिए, ओजो गुण व्यंजक समास बहुल रचना में, ओजो गुण व्यंजक समास बहुल रचना में कौन सी रीति होगी? बताइए, या होती है? तो जो ओजो गुण व्यंजक समास बहुल रचना है उसमें रीति कौन सी होगी? गौड़ी रीति होगी, गौड़ी रीति, ठीक है। कौन सी रीति होगी? गौड़ी। वैदर्भी एवं गौड़ी की अंतराल वर्तिनी रीति जिसमें माधुर्य एवं सौकुमार्य दोनों गुण होते हैं उसे क्या कहते हैं? बताइए, दोनों गुण जो होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो साथियों, जिसमें दोनों गुण होंगे वो पांचाली। कौन सी है? पांचाली। माने वैदर्भी एवं गौड़ी की अंतरालवर्तिनी रीति जिसमें माधुर्य एवं सौकुमार्य, है ना, दोनों गुण हों उसको हम पांचाली। वैदर्भी एवं पांचाली के मध्य की रचना को कौन सी रीति कहते हैं? तो
वैदर्भी और पांचाली के मध्य की रचना को लाटीय रीति, लाटीय। नोट देखिए, आचार्यों ने काव्य के बहिरंग एवं अंतरंग, देह और आत्मा के आधार पर भारतीय साहित्य शास्त्रीय सिद्धांतों का वर्गीकरण करते हुए अलंकार, रीति, वक्रोक्ति, रीति एवं वक्रोक्ति को देहवादी तथा रस, ध्वनि एवं औचित्य को आत्मवादी सिद्धांत या संप्रदाय कहा है। तो समझिए, देहवादी में कौन कौन है? तो अलंकार, रीति एवं वक्रोक्ति। ठीक है, देहवादी में अलंकार, दूसरा रीति एवं वक्रोक्ति, ठीक है, ये देहवादी। आत्मवादी, तो आत्मा में क्या कौन कौन सी हो जाएंगी? रस, ध्वनि और औचित्य, ये आत्मवादी हैं। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न, रीति सिद्धांत की दुर्बलता क्या मानी है? रीति सिद्धांत की दुर्बलता भाव तत्व को गौण एवं रमणीय तत्व को अधिक महत्व देना। रीति सिद्धांत की दुर्बलता है, क्या है? भाव तत्व जो है, भाव तत्व को गौण मान लेना, गौण एवं रमणीय तत्व को अधिक महत्व देना, ये क्या है? ये रीति सिद्धांत की दुर्बलता है। रीति सिद्धांत की उपलब्धि क्या है? तो रीति सिद्धांत की उपलब्धि है शैली तत्व को महत्व देना, शैली तत्व को महत्व देना, ये आपकी क्या है? रीति सिद्धांत की उपलब्धि है। बामन के अनुसार गुण और रीति का संबंध है, बामन के अनुसार गुण और रीति का संबंध है, अभेद है। कैसा संबंध है? अभेद। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं, वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं आचार्य कुंतक। वक्रोक्ति जीवितम नामक ग्रंथ की रचना कर वक्रोक्ति सिद्धांत का प्रवर्तन किस आचार्य ने किया? वक्रोक्ति सिद्धांत का प्रवर्तन किस आचार्य ने किया? तो वक्रोक्ति सिद्धांत का जो प्रवर्तन है वो याद रखिएगा किसने किया है? कुंतक ने ही किया है, कुंतक। और देखिए, वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा किस आचार्य ने घोषित किया? वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा किस आचार्य ने घोषित किया? तो वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा कुंतक ने ही घोषित किया है, कुंतक। ठीक है, अगला देख लेते हैं प्रश्न। देखिए, उभावेतावलंकार्यो तयोः पुनरलंकृतिः वक्रोक्तिरेव वैदग्धभंगी भणितिरुच्यते किस आचार्य का कथन है? बताइए, यह किस आचार्य का कथन है? तो साथियों, किसका कथन है? कुंतक का, कुंतक, आचार्य कुंतक। वक्रोक्ति का सर्वप्रथम शास्त्रीय विवेचन करने वाले आचार्य, वक्रोक्ति का सर्वप्रथम शास्त्रीय विवेचन करने वाले आचार्य कौन माने जाते हैं? भामह माने जाते हैं। वक्रोक्ति का मूल तत्व है शब्द एवं अर्थ की वक्रता या चमत्कार। किसने ऐसा माना है? वक्रोक्ति का मूल तत्व है शब्द एवं अर्थ की वक्रता या चमत्कार। ठीक है, अर्थ का क्या है? वक्रता या चमत्कार। किसने ऐसा माना है? बताइए। तो भामा के अनुसार। किसके अनुसार है? भामा। किसने अलंकार को काव्य का सर्वस्व मानते हुए वक्रोक्ति को उसके प्राण स्वीकार किए हैं? बताइए, किसने अलंकार को काव्य का सर्वस्व मानते हुए वक्रोक्ति को उसके प्राण स्वीकार किए हैं? तो साथियों, याद रखिएगा, भामा ने ही अलंकार को काव्य का सर्वस्व माना है। और देखिए, प्रश्न है कि वक्रोक्ति को अलंकार का मूल मानते हुए किस आचार्य ने समस्त वाङ्मय को दो भागों स्वभावोक्ति और वक्रोक्ति किया है? बताइए, स्वभावोक्ति और वक्रोक्ति किया है। तो आचार्य
आचार्य दंडी ने। वक्रोक्ति शब्देन उपमादाय संकीर्ण पर्यंता अलंकारा उच्यन्ते किस आचार्य का कथन है? यह कथन किसका है? तो यह भी आचार्य दंडी का कथन है। वक्रोक्ति और अतिशयोक्ति को पर्याय मानने वाले आचार्य, वक्रोक्ति और अतिशयोक्ति को पर्याय मानने वाले आचार्य कौन हैं? भामा है व दंडी भी हैं। भामा व दंडी किसको? वक्रोक्ति और अतिशयोक्ति को एक दूसरे का क्या मानते हैं? पर्याय। सादृश्य लक्षणा वक्रोक्तिया, सादृश्य के ऊपर आश्रित लक्षणा वक्रोक्ति है। यह ऐसा कथन किसका है? किसका कथन है? तो साथियों, सादृश्य लक्षणा वक्रोक्तिया यह कथन वामन का है। वामन, आचार्य वामन। ठीक है, देखिए अगला हमारा है प्रश्न, रुद्रट ने वक्रोक्ति को किस रूप में वर्णित किया है? रुद्रट ने वक्रोक्ति को किस रूप में? शब्दालंकार के रूप में, शब्दालंकार के रूप में। और देखिए रुद्रट ने वक्रोक्ति के कितने भेद किए हैं? तो रुद्रट ने वक्रोक्ति के 2 भेद किए हैं। कितने? 2। कौन कौन से 2 भेद हैं? पहला है काकु वक्रोक्ति, काकु वक्रोक्ति, और दूसरा कौन सा है? श्लेष वक्रोक्ति, श्लेष वक्रोक्ति। अगला देखिए, भोज ने कितने भागों में व्यक्त किया है? भोज ने बांग में होगा, यहाँ बांग में कट गया, यहाँ बांग में। ठीक है, बांग में, ये यहाँ अंगा है। बांग्मय को कितने भागों में विभक्त किया है? भोज ने बांग्मय को कितने भागों में व्यक्त किया है? 3 भागों में, 3 भागों में विभक्त किया है। कौन कौन से? एक तो वक्रोक्ति, एक वक्रोक्ति, दूसरा रसोक्ति, रसोक्ति, और तीसरा आपका स्वभावोक्ति, स्वभावोक्ति। ठीक है, वक्रोक्ति सिद्धांत की महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या है? तो वक्रोक्ति सिद्धांत की महत्वपूर्ण उपलब्धि है कलावाद की प्रतिष्ठा, कलावाद की प्रतिष्ठा। आचार्य कुंतक के अनुसार वक्रोक्ति के कितने भेद हैं? आचार्य कुंतक के अनुसार वक्रोक्ति के कितने भेद हैं? तो आचार्य कुंतक के अनुसार वक्रोक्ति के कितने भेद हैं बताइए। आचार्य 6 भेद हैं। तो 6 भेद कौन कौन से हैं आचार्य कुंतक के अनुसार? तो साथियों वो हो जाएंगे आपके, एक तो वर्ण विन्यास वक्रता, वर्ण विन्यास वक्रता, दूसरा पद पूर्वार्ध वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, तीसरा हो जाएगा पद परार्ध वक्रता, पद परार्ध वक्रता। ठीक है, चौथा हो जाएगा वाक्य वक्रता, वाक्य वक्रता, और पांचवा हो जाएगा आपका प्रकरण वक्रता, प्रकरण वक्रता, और छठा क्या हो जाएगा? प्रबंध वक्रता, प्रबंध वक्रता। ठीक है, भारतीय काव्यालोचन के इतिहास में सर्वप्रथम कलावाद की प्रतिष्ठा किस सिद्धांत के द्वारा हुई? तो किस सिद्धांत के द्वारा हुई है कलावाद की प्रतिष्ठा? वक्रोक्ति मत या वक्रोक्ति सिद्धांत, वक्रोक्ति मत के अनुसार। ठीक है, तो साथियों आज की प्रश्नोत्तरी हमारी इतनी रहेगी, और हमारा काव्यशास्त्र चल रहा है। यह हमारा पुनीत राय जी की जो पुस्तक है, पुनीत कुमार राय जी की जो पुस्तक है, उससे हम
किसको पढ़ रहे हैं? काव्य शास्त्र को। और साथियों यह क्लास हमारी सुबह प्रतिदिन 6 बजे, ठीक है, शुरू होती है और एक क्लास हमारी 9 PM शुरू होती है। यह सरस्वती पांडे जी की है, ठीक है, याद रखिएगा। और इसमें भी हमारी प्रश्नोत्तरी है इस क्लास में, और उसमें भी प्रश्नोत्तरी ही रहती है। तो चलिएगा साथियों, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और इसके अलावा कमेंट भी करिए, कमेंट अवश्य किया करें साथियों, ठीक है। PDF आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है। चैनल से जुड़ जाएंगे तो वहाँ आपको PDF भी मिल जाएगी। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।